uses of non-metals, compounds and mixtures, uses of compound and mixtures, separating mixtures, safety in science. ये चैप्टर में हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो जहाँ से हमने इसकी रीडिंग छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स पे थे, पॉइंट नंबर 5 पे। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, यानी कि फॉस्फोरस को हम माचिस की जो पीलियाँ होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, माचिस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन को हम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मास्क वगैरह लगाए होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन एज डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, कार्बन की एक टाइप है जिससे डायमंड बनाया जाता है, तो डायमंड को हम ज्वेलरी के तौर पर यानी कि डायमंड के जेवरात वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। ग्रेफाइट कार्बन इज यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल। ग्रेफाइट जो हमारे पास कार्बन की दूसरी टाइप है, तो उसके साथ अगर हम क्ले को मिक्स कर दें तो उससे हम पेंसिल बना सकते हैं। डू यू नो हमारे पास साइड ब्लॉक है। डायमंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन की टाइप है डायमंड, जो कि नॉन मेटल होते हैं, बट इट इज़ द हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे सबसे सख्त किस्म का मादा है। इट इज़ शाइनी, ये बहुत ज़्यादा चमकता है, एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, और इससे जेवरात बनाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कट ग्लास, ये ग्लास यानी कि शीशे को काटने के लिए भी डायमंड इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मेनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स, जमीन पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी एलिमेंट्स नहीं है, उनमें से कुछ सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स एंड सम आर मिक्सचर, उनमें से कुछ कंपाउंड भी हैं और कुछ मिक्सचर भी हैं। कंपाउंड्स, when two or more the elements combine chemically in a fixed ratio, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो के साथ मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे फिक्स रेशियो के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। देयर आर 109 एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो सिर्फ 109 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं, लेकिन इन सारे एलिमेंट्स को मिला के हम हज़ारों की तादाद में कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, एलिमेंट्स जब एक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं तो उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड। प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाती हैं जैसे वो जुड़ जाती हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में। जब एक कंपाउंड बन जाता है एलिमेंट्स के मिलने से तो उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है, एलिमेंट्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है जब वो एक कंपाउंड की शक्ल में आ जाते हैं। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। अगर हम पानी की बात करें तो हाइड्रोजन भी कलरलेस है, यानी उसको कोई रंग नहीं है, ऑक्सीजन भी कलरलेस है, उसका भी कोई रंग नहीं है। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, उनकी कोई ना तो स्मेल है और ना ही उनका कोई जायका है। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो तेज़ी से जलना शुरू हो जाती है। बोथ ऑफ दीज केसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर। जब ये दोनों केसेस मिलती हैं तो पानी बनता है, विच इज़ अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड कहलाता है। वी कैन सी एंड टेस्ट इट। जब दोनों गैसेस मिल जाती हैं तभी हमें नज़र भी आती हैं और इनका टेस्ट भी हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है मिक्सचर। व्हेन 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical change takes place, अगर दो चीज़ों को हम इस तरह मिक्स करें कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। कंपाउंड में क्या था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा था फिक्स रेशियो के साथ। द कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है लेकिन दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। Parts of a mixture can be separated easily because they are not chemically combined. इनके मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें आसानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकली एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता। All the parts in a mixture keep their own properties. हर एलिमेंट की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी अपनी खामियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलेड इन द बाउल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप सैलेड बना रहे हैं, बहुत सारे उसमें फ्रूट्स डालेंगे और बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे तो हर फ्रूट का अपना टेस्ट होगा, अपनी स्मेल होगी और हर वेजिटेबल का भी अपना टेस्ट होगा, तो उनको हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उनको अलग से हम पहचान सकते हैं। यू कैन टेस्ट देम, हम उनको चख सकते हैं। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा, दो जो चीज़ें होंगी वो सेम होंगी, और हेट्रोजीनियस में
दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, यानी यूनिफॉर्म का मतलब होता है यकसा, यानी कि एक जैसा रहना, चेंज ना होना, तब्दील ना होना। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, अगर आप चीनी को या नमक को पानी में हल करते हैं तो आपको उसका कोई रंग नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो होमोजीनियस होता है और वो कलर चेंज नहीं करता। अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। हेटेरोजीनियस जो होता है उसकी अपीयरेंस हमेशा एक जैसी नहीं होती। दिस मिक्सचर इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लूइड ऑफ ऑयल एंड वाटर, अगर पानी और ऑयल को हम मिक्स करेंगे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। ऑयल हमेशा उसकी सतह पर तैरता नजर आएगा और पानी हमेशा नीचे रहेगा। इसके अलावा यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, वी यूज अ नंबर ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर इन एवरीडे लाइफ। हम मिक्सचर और कंपाउंड्स को रोजाना हज़ारों की तादाद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि पानी को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, यूज इन होम्स, घरों में इस्तेमाल करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, इन एग्रीकल्चर और ज़राअत वगैरह खेतों को पानी लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बगैर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी जिंदा नहीं रह सकती। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड नाम से ही जाहिर है कि इसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाई का मतलब दो, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन का एक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के दो मॉलिक्यूल, कार्बन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को किसके इस्तेमाल करते हैं? खुराक बनाने के लिए। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया, फर्टिलाइजर एंड द ब्रेड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है खादें बनाने के लिए और ब्रेड यानी कि डबल रोटी वगैरह बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। इट इज ऑल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स, जो आप बॉटल्स पीते हैं तो उसमें गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली नाउन एज टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है, यानी कि वो नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एलिमेंट्स। ये दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। पीपल यूज इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स। लोग मछली को और अचार को महफूज रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। वी एड इट टू आवर फूड टू मेक इट सॉल्टी। हम अपने खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने को नमकीन बना सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड के जरिए हम वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने वाला सर्फ वगैरह भी बना सकते हैं और कॉस्टिक सोडा भी बना सकते हैं। शरबत इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन एक्सेट्रा। शरबत अब एक मिक्सचर है, इसमें चीनी भी होगी, नमक भी होगा, पानी भी होगा और लेमन यानी कि नींबू भी होगा। वी यूज इट इन हॉट समर डेज। हम इन्हें गर्मियों में इस्तेमाल, इस शरबत का भी इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। सैलेड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एज अनियन, कैरेट, रेडिश, बीट, कोकम्बर, टोमेटो एंड कैबेज। अगर आप सैलेड बना रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्याज, कैरेट, गाजरें, और रेडिश, मूली, बीट, चुकंदर और कोकम्बर, खीरे, टोमेटो, टमाटर और कैबेज, बंद गोभी। ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से हर एक का अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है और अपनी स्मेल होती है। लेकिन ये मिक्सचर है और इससे बनाया जा सकता है सैलेड। आइसक्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क। आइसक्रीम को देखा जाए तो वो भी मिक्सचर है। किस चीज़ का? मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर। यानी जो आइसक्रीम दूध से बनी होती है, इसमें चीनी होता है और कोई भी फ्लेवर होता है। यानी कि कोई भी जायका डालने के लिए हम कोई केमिकल डाल देते हैं। मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर दूध की बात की जाए तो दूध भी एक मिक्सचर है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, फैट पाया जाता है, फैट मतलब चर्बी, प्रोटीन पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो अ मिक्सचर। टिंचर ऑफ आयोडीन को देखा जाए तो वो भी मिक्सचर है। इसका टिंचर के साथ आयोडीन में अल्कोहल मिक्स कर दें तो टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। वी अप्लाई इट ऑन अ कट टू किल द जर्म्स। अगर हमारे हाथ पर कोई कट लग जाता है, काम करते हुए कोई चोट लग जाती है तो हम फ़ौरन से टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं ताकि हमारा जो कट है वो जरासीम से महफूज रहे। डू यू नो द सी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिक्सचर। अगर समंदर को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा उसमें मिक्सचर पाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा समंदर से
बड़ा समंदर से फिल किया हुआ है वाटर, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट एंड मेनी अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। सी वाटर को कहते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक वाटर पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं और बहुत सारी नदियाँ वगैरह भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो हम जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी तो एक मिक्सचर है गैसेज का। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर में बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस विच इज अबाउट 78%, 21% ऑफ एयर इन ऑक्सीजन गैस। अगर हम अपनी एयर को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। Many other gases like carbon dioxide, helium, etc. from remaining 1% of air. 21% 8 को अगर हम प्लस करें तो ये 99% एयर का बनता है और 1% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और हीलियम गैस वगैरह भी पाई जाती है। Each gas in the air keeps its individual identity and can be separated. हर गैस की अपनी खूबी होती है, अपनी खामी होती है और इसे सेपरेट किया जा सकता है। अभी हमने नीचे भी पढ़ा था कि कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स रेशो होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स को अलग करना आसान नहीं होता। लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए मिक्सचर में से एलिमेंट्स को सेपरेट करना आसान होता है। Besides gases, air also contains water vapors, particles of dust, smoke and pollen grain. अगर गैसेस के अलावा देखा जाए तो हवा में क्या क्या पाया जाता है? वाटर वेपर्स यानी कि पानी के बुखारात पाए जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट यानी कि जो डस्ट गंदगी वगैरह होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के ज़रात वगैरह होते हैं, वो स्मोक धुएं के पार्टिकल्स वगैरह और पोलन ग्रेन्स जो बीज वगैरह होते हैं और जरदाने वगैरह होते हैं फूलों के, वो भी हमारी एयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है साइड ब्लॉक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है हमारी हवा में? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द एयर इज 0.03 to 0.04%। हमारी एयर में 0.03 से 0.04% क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्थी नहीं होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए इसकी बहुत ही माइन्यूट सी यानी कि थोड़ा सा लेवल हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादातर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके लिए? उनका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपनी खुराक खुद बनाने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। Is it not strange that its level in the air is maintained at the above given ratio all the time? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सारा लेवल जो है वो हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और दिन के टाइम ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि दिन के टाइम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में होती है तो वो यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन रात को सूरज उगता नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ज़्यादा हो जाती है और दिन में कम हो जाती है। नेचर हैज़ मैनेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई डिफरेंट मेथड्स। हमारी जो नेचर है यानी कि फितरती तौर पर जो हमारा माहौल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करता रहता है। लाइक अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो पौधों से इनहेल कर लेते हैं, पौधों से इस्तेमाल कर लेते हैं और रात में वो फ़ज़ा में चली जाती है, फ़ज़ा से फिर ये वैक्यूम में चली जाती है जहाँ से फिर वो वापस ज़मीन पर नहीं होती। और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सांस लेते हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से इवॉल्व यानी कि निकाल देते हैं। बाय द बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कोल एंड ऑयल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जब कोल यानी कि कोयले को और ऑयल को जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह को जलाते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होती रहती है। सेपरेटिंग मिक्सचर, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेपरेटिंग मिक्सचर कि हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं: फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे आपकी बुक में 4 मेथड डिस्कस किए गए, तो हम यहाँ पे 4 पढ़ेंगे। We have learned that components of a mixture can be easily separated। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इस मिक्सचर को easily सेपरेट किया जा सकता है। जैसे दिस सेपरेशन हैज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके हमें पता हो। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड इन विच वी यूज अ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ टू सेपरेट insoluble solids of a mixture from a liquid।
फिल्ट्रेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें चीज़ें आसानी से फिल्टर कर जाएँ, उसमें से गुजर जाए और जो उसमें मटेरियल हो, मिक्सचर हो, मैटर हो, वो ऊपर रह जाए और नीचे लिक्विड मटेरियल चला जाए। We use strainer for separating tea leaves from tea। हम strainer यूज़ करते हैं टी लीव्स में से टी को अलग करने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास टी के पत्ते हैं, चाय के पत्ते हैं, तो उसमें से हम उनको पहले सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उन्हें सेपरेट करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहा जाता है। इसके अलावा इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं जिसमें से पानी साफ आता है, तो उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम डर्टी वाटर। फिल्ट्रेशन के जरिए जो जितने भी गंदे पार्टिकल्स होते हैं, गंदे ज़रात होते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं और हमारे पास साफ पानी आ जाता है, इसलिए उसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच आर सॉलिड ऑन हीटिंग। इस प्रोसेस में हम सॉलिड को हीट पे रखते हैं, यानी कि उन्हें गर्म करते हैं। डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेज और वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो या तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वेपर्स में, यानी कि बुखारात में। कभी आपने पानी बॉयल किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा पानी के बुखारात बन के उड़ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। वी कैन यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर और वन कंपोनेंट हैज द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। इनमें से हम दो मिक्सचर लेते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही हम सब्लाइम कर सकते हैं, यानी एक की सब्लिमेशन होती है, यानी कि अगर हम पानी ले रहे हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अलावा हम उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग, अगर हम उसी पानी को जो हम गर्म कर रहे थे ठंडा कर दें, द वेपर अगेन रिटर्न टू सॉलिड, तो वेपर हमेशा दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में, यानी कि हमें पानी दोबारा मिल सकता है। सॉलिड को हीट करेंगे तो वेपर्स बन जाएंगे, अगर हम उसे ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएंगे? वापस लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, मुशादर, कम्फर्ट, जिसे काफूर भी कहा जाता है, एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लाइम। ये 3 से 4 चीज़ें हैं, जैसे मुशादर, काफूर और कैम्फर, जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम सब्लिमेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइड ब्लॉक है, डिफ्यूजन। The hair and mucus in our nose help in the filtration of air before entering the lungs। जितने भी हवा हम इनहेल कर लेते हैं, यानी कि हम सांस ले रहे होते हैं अंदर, तो हमारे नोज में बाल होते हैं और उसके अलावा म्यूकस होता है, यानी कि सेक्रीशंस वगैरह होती हैं। वो किस लिए होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि हवा में जितने भी जर्म्स हों, जरासीम हों, वायरस हों या फिर डस्ट पार्टिकल्स हों, तो हमारे नाक में जो सेक्रीशन होती है या बाल होते हैं, वो उस डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह को रोक लेते हैं ताकि लंग्स में हवा साफ हो जाए। आर किडनी फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, उसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है ताकि हमारा ब्लड क्लीन रहे, साफ रहे। वाटर फिल्टर्स द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन द टैप वाटर। अभी हमने पढ़ा था वाटर फिल्ट्रेशन का, उसमें फिल्टर पेपर लगे होते हैं ताकि पानी फिल्टर होकर, यानी कि साफ सुथरा होकर आपको मिल जाए। थर्ड प्रोसेस हमारे पास है डिस्टिलेशन। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद अनदर मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन। मिक्सचर का हम तीसरा मेथड में यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, वो है डिस्टिलेशन। इफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमने एक ऐसा मिक्सचर लिया है जिनमें हर एलिमेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग-अलग है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। Distillation is the method by which 2 or more liquids in solution are separated by boiling of the liquid with the boiling point and condensing it in another container। तो इसमें एक कंटेनर हम यूज़ करते हैं, पहले हम उन्हें हीट अप कर देते हैं, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा ना, वो डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट हो जाएंगे, उनके साथ एक मशीन लगी होती है, उसमें जाके वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम जो उसमें बचा मटीरियल रह जाएगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, तो वो वहाँ पे स्टे करेगा। जैसे ही हम हीट करना बंद करेंगे, लिक्विड जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद ही क्लियर हो चुका होगा दूसरे जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था उससे। तो इसमें हम डिस्टिलेशन मेथड के जरिए चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं।
डॉक्टर्स यूज डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शन, डॉक्टर्स पानी को डिस्टिल करते हैं, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट पे उन्हें गर्म करके फिर उनसे इंजेक्शन वगैरह को साफ करते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, सी वाटर इज पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे नेचुरली पानी नहीं पाया जाता, तो क्या करते हैं वो समंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं। समंदर का पानी इस्तेमाल करने के लिए उसे सबसे पहले साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि समंदर के पानी में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, लाइक सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, उसके अलावा दूसरे जिंक आयरन ऑक्साइड वगैरह भी होते हैं और जर्म्स वगैरह भी होते हैं। तो उसे सबसे पहले डिस्टिल किया जाता है, फिर उसे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, टार, ऑयल, डिजॉल्व गैसेज एंड केरोसिन। जो हमारे ज़मीन से ऑयल निकलता है ना, उसमें डिफरेंट किस्म के ऑयल होते हैं, फिर हम उन्हें डिस्टिलेशन के जरिए अलग करते हैं। जब क्रूड ऑयल हमारे पास आएगा तो उसमें टार भी होगा, पेट्रोल भी होगा, ऑयल भी होगा, गैसेस भी होंगी और केरोसिन ऑयल भी होगा। फिर हम उन्हें डिस्टिल करेंगे। पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होता है, ऑयल का उससे कम होता है, टावर का उससे भी कम होता है, केरोसिन का सबसे कम होता है। इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में से गुजारेंगे, पेट्रोल को अलग कर लेंगे, ऑयल को अलग कर लेंगे और केरोसिन ऑयल को भी अलग कर लेंगे, और इसका हमें क्रूड ऑयल से डिफरेंट किस्म के ऑयल भी मिल जाएंगे और पेट्रोल भी मिल जाएंगे। In an oil refinery, the method of distillation is used to separate components of crude oil. आप लोगों ने देखे होंगे ऑयल रिफाइनरीज लगी होती हैं, कारखाने वगैरह, वो इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि उनके पास क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल से ही वो पेट्रोल भी बनाते हैं, ऑयल भी बनाते हैं और केरोसिन ऑयल भी बनाते हैं। लास्ट हमारे पास इसका मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। डाइज एंड इंक्स आर मिक्स टू मेक द कलर फॉर फूड। हम लोग डिफरेंट किस्म की कपड़ों को कलर देते हैं, डाई करते हैं, जैसे बालों को भी डाई करते हैं और कपड़ों को भी, और हमारे पास इंक्स भी डिफरेंट कलर की होती है, या पेन वगैरह में किस में इंक रेड होती है, किस में ब्लू होती है, तो वो हमें कैसे मिलती है। We can use a method called chromatography to find it if the color is in the ink of a pen is pure dye or a mixture of dye. हम इंक लेंगे, इंक को हमें देखना है कि ये प्योर कलर है या इसमें डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है। तो क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। क्रोमेटोग्राफी ऐसा मेथड है जिसमें हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। It works because some components of a mixture are more soluble than other. जैसे हम क्रोमेटोग्राफी में से गुजारेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तेज़ी से पेपर पर आ जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो लास्ट में आएगा, और किसी की पीक लेवल ज़्यादा होगी तो डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं कलर्स की। अगर वो प्योर मिक्सचर है तो सिर्फ एक कलर शो होगा, ठीक है, क्योंकि वो खालिश है। और अगर वो मिक्सचर है डिफरेंट कलर्स का, तो वो उनकी लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की शीट होती है ना, उसमें डिफरेंट लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर उसमें ब्लू है, रेड है, डिफरेंट कलर, जितने भी कलर्स है येलो, उन सब के अलग लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो इंक है वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। In paper chromatography, special paper is used to separate the colored components in a mixture. हम एक खास किस्म का पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो शीट इस्तेमाल करते हैं जिस पे वो कलर अपीयर हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क्स फॉर सोल्युबल डाइज। क्रोमेटोग्राफी जो शीट है वो सिर्फ उन डाइज के लिए इस्तेमाल होती है जो सोल्युबल होते हैं, यानी कि किसी चीज़ में हल हो जाते हैं। जो हल नहीं होते ऑब्वियसली वो ऑयल होगा, उसमें ऑयल इस्तेमाल होगा। ऑयल कभी भी पानी में सोल्युबल यानी कि हल नहीं होता है। लाइक इन फूड एंड पेन नॉट द डाइज इन क्लॉथ्स। जो कपड़ों पे कलर्स किए जाते हैं वो कभी भी पेपर क्रोमेटोग्राफी शीट पर नहीं आएंगे, लेकिन जो खुराक में कलर जैसे जर्दा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, जर्दे में डाले जाते हैं, वो भी अपेयर हो जाते हैं, पेन कलर भी अपेयर हो जाते हैं और डाइस वगैरह भी अपेयर हो जाते हैं। जो बालों को रंग वगैरह करते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। बालों को जो डाइस किया जाता है वो अपेयर होंगे शीट पर, क्रोमेटोग्राफी शीट पर। पेन वाली इंक वो भी शीट पर अपेयर हो जाती है, फूड कलर भी अपेयर हो जाते हैं। लेकिन जो कपड़ों को कलर किया जाता है वो कभी भी शीट पर अपेयर नहीं होती, क्योंकि वो कभी परमानेंट होता है, कभी परमानेंट नहीं होते, लेकिन उनमें ऑयल इस्तेमाल हुआ होता है ताकि कपड़ों का जो कलर काफ़ी देर तक रहे, इसलिए वो शीट पर कभी भी अपेयर नहीं होगा। And most of soluble dyes move faster on a filter paper than less soluble dyes. जो ज़्यादा soluble होंगे वो तेज़ी से पेपर पर आ जाएंगे और जो कम होंगे वो देर से आएंगे। इसके लास्ट हमारे पास टॉपिक है सेफ्टी इन साइंस।
साइंस में यानी कि लेबॉर्ट्रीज में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से मेथड को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को महफूज रख सकें। यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन डूइंग साइंस एक्टिविटी। जब भी आप साइंस के कोई काम कर रहे हो, लेबॉर्ट्री में कोई काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। हियर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं, कुछ बातें होती हैं कि आप लोगों ने फॉलो करना है। लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपने सिर्फ वो काम करना है जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं। रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। आपने हर एक्टिविटी को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर जाके उस पर कोई भी रिएक्शन करने की कोशिश करनी है। नेवर टेस्ट और स्मेल मटीरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू। कभी भी स्पेशल केमिकल लेबॉर्ट्रीज में आप चले जाएं तो किसी भी केमिकल को आपने ना तो स्मेल यानी कि सूंघना है, ना ही उसे चखना है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे आप सूंघते ही बेहोश हो सकते हैं, यानी कि आप बेहोश हो सकते हैं, या फिर एकदम कुछ पॉइजनस गैसेज होती हैं जिसको आपके लंग्स जैसे ही इनहेल करेंगे तो आप सूंघेंगे, गैसेज अंदर चले जाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। कुछ वहाँ पे ऐसे केमिकल्स भी पड़े होते हैं जैसे आप उसे चखेंगे तो आपकी ज़बान फूल सकती है या फिर आपकी दाने वगैरह करना शुरू हो सकती है। इसलिए कभी भी आपने किसी भी केमिकल को ना तो टेस्ट करना है, ना ही उसे सूंघना है, जब तक कि आपका टीचर इस बात की परमिशन आपको ना दे। हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। वहाँ की सीजर्स बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और दूसरी चीज़ें भी थोड़ी हार्मफुल होती हैं, तो आपने उनको बहुत आराम से और केयरफुली हाथ लगाना है। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। कभी भी काम करने शुरू करने से पहले आप उस टेबल को जहाँ पे आप एक्शन कर रहे हैं उसे अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि इससे पहले वाला बैच कौन सा केमिकल यूज़ कर रहा है। अगर आपने उसका अल्टरनेट केमिकल यूज़ कर लिया तो वहाँ पे आग लगने का खतरा भी होता है। इसलिए आपने सबसे पहले वो जगह साफ करनी है ताकि वहाँ पे कोई किसी किस्म की हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। Tell your teacher at once if you see something that looks unsafe. अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो गैर महफूज तरीके से पड़ी हुई है या जिससे कोई खतरा हो सकता है तो आपने फ़ौरन से अपने लेबॉर्ट्री टीचर को बताना है। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। आप हर एक्टिविटी के बाद आपने अपने हाथ केयरफुली धो लेना है। कोई केमिकल आपके हाथों पे ना हो ताकि आगे आप कुछ खाएँ तो आपके कोई केमिकल इफेक्ट आपको ना हो। या आप लोग की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इससे पहले वाले लेक्चर में डिफरेंस भी हो गया है और लोग इस आराम से याद करेंगे।